डॉक्टर संजीव कुमार, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। इतिहास। अलाउद्दीन खिलजी की विजय अभियान पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। हमने इससे पूर्व बलबन के राजत्व सिद्धांत पर चर्चा की थी। दोनों ही सुल्तानों के सामने समस्या ये थी कि सुल्तान के पद को किस तरह से गरिमामय बनाया जाए ताकि सुल्तान का जनता के अंदर व उसके अमीरों के अंदर खौफ हो तथा जनता सुल्तान की आज्ञाओं का पालन सहृदय से करे। इसलिए इसका राजत्व सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन ने अपने हड़पे हुए राजत्व को जनता की दृष्टि से में उचित करने के लिए राजत्व सिद्धांत को पुनः निर्मित करने का प्रयास किया। अलाउद्दीन चाहता था कि जनता उसे पूर्णतः सुल्तान के रूप में स्वीकार करे। अलाउद्दीन अपने पूर्ववर्ती सुल्तान जलालुद्दीन, कैकुबाद, क्यूमर्स, कैखुसरो आदि की स्थितियां देख चुका था। वह चाहता था कि आज भी उनके जो समर्थित व्यक्ति हैं वो उनका समर्थन छोड़ करके या उनके प्रति जो सिंपैथी है वो छोड़ करके वह वर्तमान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के प्रति सिंपैथी दर्शित करे। वह अपने कार्यों के लिए धार्मिक स्वीकृति प्राप्त करने का आकांक्षी भी नहीं था, केवल वह राजत्व के सिद्धांत को शक्ति के बल पर मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा था। अलाउद्दीन देवी शक्ति पर आधारित राजत्व में विश्वास नहीं करता था, बल्कि वह एक ऐसे राजस्व में विश्वास करता था जो स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध कर सके। कहने का मतलब सुल्तान अपने कार्यों और अपनी शक्ति के बल पर अपना राजत्व सिद्धांत स्थापित करना चाहता था। अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो ने ईश्वरीय गुणों से समानता देकर अलाउद्दीन के पद को पवित्र व दिव्य बना दिया। अलाउद्दीन का राजत्व शरीयत के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था और न ही उसमें इस्लामी परंपराओं व सिद्धांतों का सहारा लिया गया, बल्कि इनको छोड़कर एक नई राह को अपनाया गया। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया। ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। उसने खलीफा को मान्यता दी एवं यमीन उल खलीफा नासिर अमीर उल मुमनीन खलीफा का नायब की उपाधि धारण की, किंतु प्रशासन में खलीफा की हैसियत को उसने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया और न ही खलीफा से कभी अधिकार पत्र के लिए उसने आवेदन किया, जबकि इससे पूर्व सुल्तान खलीफा से आवेदन किया था। इसने नहीं किया, इसने इस चीज़ की परवाह नहीं की। अलाउद्दीन स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने का उद्देश्य खलीफा को सम्मान देना नहीं था, अपितु सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना। वह चाहता था कि खलीफा के पद को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। उनकी इच्छा यह नहीं थी, लेकिन खलीफा उसके प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे, ये चीज़ भी उसे गवारा नहीं थी। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। वह उलेमा वर्ग को सलाह नहीं लेता था तथा अपने सब विवेक से राजनीति में निर्णय लेता था। उसने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन को कहा, यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और न ही मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य सरकार के लिए हितकर होते हैं और परिस्थिति देखते हुए तर्कसंगत दिखाई देते हैं। मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी अनुमति है या नहीं। मैं नहीं जानता कि न्याय के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। आप इस बात से पूर्णतः यह समझ जाते हैं कि उसे अपने राजनीतिक सिद्धांतों में कभी धर्म का सहारा लेने की कोशिश नहीं की। वह स्वयं कहता है कि अल्लाह उसके साथ कैसा न्याय करेगा इसका तो उसे भी पता नहीं है, लेकिन वह निर्णय वही देता है जो जनता व समय के हिसाब से सुल्तान के लिए उचित हो और उन्हीं पर अमल करवाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन ये भी कहता है कि मैं अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। शरीयत में क्या कानून सम्मत है और क्या नहीं, इस चीज़ की भी मैं परवाह नहीं करता। मैं परवाह उसी चीज़ की करता हूँ कि आज के समय में क्या उचित है और क्या उचित नहीं है, वही लागू करवाने का मैं आदेश देता हूँ। अलाउद्दीन ने स्वयं को जिले इलाही घोषित किया था।
ये कई बार पूछा भी जाता है कि जिले इलाई किस सुल्तान के लिए किया जाता है। अलाउद्दीन ने कहा कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता। किंगशिप्स नोज नो किंगशिप। इसका मतलब यह है कि राजा के लिए न कोई अपना होता है न पराया होता है। राजा के लिए न कोई निजी होता है न ही उसका कोई दुश्मन होता है। अर्थात वो जनता को एक ही डंडे से हाँकता है, उसके लिए अपना पराया नहीं होता। अगर कोई गलती करता है तो सजा मिलेगी, चाहे वो कितना ही उसका नजदीकी आदमी हो। और अगर कोई अच्छा काम करता है तो राज्य की तरफ से पुरस्कृत होगा। अलाउद्दीन सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था। उनके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून है। वह मानता था कि जनता को सुल्तान के किसी भी आदेश का न मानने का कोई कारण नहीं होता। सुल्तान जो कहता है वह कानून है और सुल्तान जो कहता है वो जनता को व उनके अमीरों को करना चाहिए। अगर उसकी अवहेलना वो करते हैं तो सुल्तान ये मानता है कि वो राज्य हित में काम नहीं करते, यानी वो राजद्रोह कर रहे हैं। खलजी वंश के किसी सुल्तान ने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति नहीं ली थी। अलाउद्दीन नहीं बल्कि उनके बाद में वंशजों ने भी अलाउद्दीन से यानी खलीफा से अपने पद के लिए कोई आवेदन नहीं किया, न अनुमति ली। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक सुधार के लिए भी अच्छा काम किया। अलाउद्दीन ने व्यापारियों पर नियंत्रण व बाजार सुधार के लिए दीवान ए रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना की। दीवान ए रियासत किसके द्वारा स्थापित पद है? यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ये क्या काम करता था? बाजार में जो भी व्यापारी थे, बाजार में जो भी व्यवस्था थी, उसमें सुधार करने का काम किसके द्वारा किया जाता था? अलाउद्दीन के इस विभाग द्वारा किया जाता था। और इस पद पर अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र व्यक्ति ही नियुक्त होता था। बरीद ए मुमालिक नामक अधिकारी के अधीन गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया। राज्य के अंदर छोटी से छोटी होने वाली घटना की सूचना सुल्तान तक पहुंचे, इसलिए उसने अपने गुप्तचर विभाग को बड़ा चुस्त दुरुस्त कर रखा था। छोटी से छोटी सूचना भी सुल्तान तक पहुंच सके, वरना कई चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं राज्य में जो फिर राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। इसलिए समय से पहले अगर इन चीज़ों का पता चल जाए तो समय की से पहले ही उसका निराकरण भी किया जा सकता है। बरीद के अतिरिक्त मुनि हेयान, मुनि आदि अनेक सूचनादाता उसने नियुक्त कर रखे थे जो राज्य के विभिन्न भागों में फैले हुए थे और सुल्तान तक एक चैनल के द्वारा सूचना वो पहुंचाया करते थे। अगर किसी भी सूचना विभाग से जुड़े व्यक्ति ने टाइम पर सूचना नहीं पहुंचाई तो कहते हैं कि उनको कठोर दंड सुल्तान की तरफ से दिया जाता था। इसलिए राज्य के अंदर ये खौफ था, उनके अमीरों में भी ये भय था कि सुल्तान के गुप्तचर चारों तरफ फैले हुए हैं और वो हर चीज की निगाह रखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार व्यवस्था के लिए इतना चतुर था कि वह छोटे छोटे बच्चों से सामान मंगवाने के लिए व्यापारियों के पास भेजता था। अगर कोई व्यापारी कम तोलता तो कहते हैं कि उनके शरीर का उतना मांस कटवा लिया करता था। इसलिए व्यापारियों में खौफ था। दूसरी चीज ये भी थी कि उनके अधिकारी अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार करते हैं तो उनको भी कठोर दंड दिया जाता था। उनके कर्मचारी बाजार के अंदर घूम घूम करके हर चीज को अपनी आंखों से देख करके निर्णय लिया करते थे और अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने का काम करते थे। इसलिए हर चीज के उसने भाव तय कर रखे थे। अनेक चीजों के उसने अलग अलग बाजार बना रखे थे। जैसे घोड़ों का बाजार अलग था, दास दासियों का बाजार अलग था, कपड़े का बाजार अलग था। ये इसलिए कर रहा था वो ताकि व्यवस्था बनी रहे और जनता व सेना को सस्ती दरों पर सामान मिल सके। अपनी बाजार व्यवस्था के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने यह भी कर रखा था कि दिल्ली तक माल अबाध रूप से या निर्बाध रूप से पहुंचता रहे। इसलिए उसने बंजारों या जो व्यापार के कारवां से जुड़े हुए लोग थे उनको भी सहायता दी और उनको पाबंद कर रखा था कि वो समय रहते हुए दिल्ली में जो आवश्यकता है उस सामान की आपूर्ति करते रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा सैन्य सुधार में भी काम किया।
अलाउद्दीन खिलजी सेना का केंद्रीयकरण किया, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, घोड़ों को दागने की प्रथा व सैनिकों का हुलिया नोट करना शुरू किया, क्योंकि इसमें वो मानता था कि नकली चीज़ें आ सकती हैं, जैसे सही घोड़े के स्थान पर बेकार घोड़ा भी सेना में तैनात किया जा सकता है जो सेना के लिए काम का नहीं है, और सैनिक को भी योग्य सैनिक होना चाहिए, इसलिए उसका हुलिया रखता था ताकि उसकी जगह भी कोई कमज़ोर असक्त सैनिक भर्ती न हो जाए। अलाउद्दीन ने सबसे बड़ी स्थायी सेना हसम ए मुरतब का गठन किया था। स्थायी सेना का निर्माण करने वाला अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। वह अपनी जो नीचे जो मातहत अमीर थे या सेना से जुड़े अधिकारी थे उनके भरोसे नहीं रहना चाहता था। वह चाहता था कि एक ऐसी सेना हो जो डायरेक्ट उसके नियंत्रण में हो और उनके अधिकारी उनके देखरेख में उस सेना का नेतृत्व करें, ताकि समय रहते हुए यह स्थायी सेना किसी भी बड़े आक्रमण का मुकाबला कर सके। इसलिए स्थायी सेना पर उसने ज़्यादा ध्यान दिया और इस स्थायी सेना के लिए ही उसने बाजार व्यवस्था स्थापित की। और क्योंकि वह इस सेना को बड़ा वेतन नहीं दे सकता था, इसलिए जितना वेतन दे तो उसमें अगर चीज़ें महंगी नहीं होंगी तो उनकी जो नियमित ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरी होती रहें। मुरतब निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को कहा जाता था। सेना को की भर्ती आरिज ममालिक के द्वारा की जाती थी। आरिज ममालिक सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे योग्य, इसका ये जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये कि बहुत अच्छा सैनिक हो, बल्कि ये एक अच्छी व्यवस्था करने वाला, एक सेना का अच्छा संचालक होता था। किस तरह से भर्ती करना है, सेना की आवश्यकता की पूर्ति है वो कहाँ से करनी है, हथियारों की आपूर्ति कैसे करनी है, किन अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, कुछ अधिकारी जो बेकार हो गए या कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको हटाना है, ये सारा जिम्मा इसी के हाथ में रहता था। एक घुड़सवार सैनिक का वेतन 234 टंका होता था, लेकिन अगर वो एक अतिरिक्त घोड़ा रखता था तो उसे 78 टंके अतिरिक्त और मिलते थे। 2 घोड़ों वाले सवार को 2 अस्पा कहा जाता था और एक वाले को ये कस्बा कहा जाता था। फरिश्ता के अनुसार केंद्रीय सेना में यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। इतनी बड़ी विशाल सेना थी। पैदल सैनिकों का वेतन 78 टंका वार्षिक होता था। और अलाउद्दीन ने मंगोलों की भांति अपनी सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित करने की कोशिश की। यहाँ दशमलव संगठन का इसका अर्थ यह है जैसे 10 पर एक अधिकारी, अब एक अधिकारी 10 सैनिकों पर होता है, अब इन 10 अधिकारियों पर एक और अधिकारी यानी 100 सैनिकों पर यानी 100 अधिकारियों पर एक और अधिकारी, इसी तरह से 10 इन अधिकारियों पर, तो इनका मतलब 10 अधिकारियों का मतलब हो गया कि 1000 की सेना पर एक अधिकारी। इस तरह से एक 10 पर है अधिकारी, फिर 100 पर अधिकारी, फिर 1000 पर, फिर लाख पर, इस तरह से। और इस तरह से पूरी सेना को उसने दशमलव प्रणाली पर आधारित कर रखा था ताकि हर व्यवस्था बनी रहे, कहीं कोई किसी तरह का व्यवस्था में खराबा न आ जाए, सैनिकों के अंदर अनुशासन बना रहे और सैनिकों की जरूरत के हिसाब से सामान मिलता रहे, उनका प्रशिक्षण है वो उचित ढंग से चलता रहे। जैसे मान लीजिए 10 सैनिकों का जो अधिकारी है तो उस अधिकारी का दायित्व है कि उस 10 सैनिकों को चुस्त दुरुस्त रखे। अब इन अधिकारियों पर, इन 10 अधिकारियों पर जो एक यानी 100 सैनिकों का अधिकारी है वो इन 10 अधिकारियों को चुस्त दुरुस्त रखेगा ताकि ये अपने सैनिकों को, इस तरह की व्यवस्था ऊपर तक यानी केंद्र तक बनी हुई थी और उस व्यवस्था के हिसाब से उसने अपनी सेना का गठन कर रखा था। धन्यवाद।